हेलो गाइस, मैं राम। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, फॉर क्लास 9। ये चैप्टर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सबसे बढ़िया चैप्टर है। मतलब फिजिक्स की बुक में सबसे बढ़िया चैप्टर जो मुझे लगता है वो है ग्रेविटेशनल, ठीक है, जिसका आविष्कार हम पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूटन किया था। इसाक न्यूटन नाम थे। उन्होंने क्या देखा था इस ग्रेविटेशन चैप्टर में? उन्होंने ये देखा था ग्रेविटेशन क्या, मतलब क्या सिद्धांत दिए थे उन्होंने। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे हैंड रिटेन नोट्स से। मैंने यहाँ पे पहले पीडीएफ खोल के रख रखी है। ये बुक्स हैं जिस बुक से मैं आपको पढ़ाऊँगा, है। तो पहले नोट्स पे आते हैं मेरे। भाई मैंने आपको बताया था कि एक बार इसाक न्यूटन जो थे ट्री के नीचे बैठे थे, एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे, मतलब सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो क्या हुआ था, जब वो बैठे थे तो उनके सिर पे एकदम से सेब आके गिरा, ठीक है, सेब आके गिरा। तो उन्होंने कहा, ये किस वजह से, मतलब ये नीचे किस वजह से आया, ऊपर क्यों नहीं गया, ये सोचा उन्होंने। तभी से इन्होंने आविष्कार किया था किसका, ग्रेविटेशन का, ठीक है। ग्रेविटेशन का हम ग्रेविटी भी कहते हैं, अर्थ की ग्रेविटी, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में। इन दिस चैप्टर, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट अ फोर्स और इज नेसेसरी टू मेक ए बॉडी मूव, ठीक है। द फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस, हमने पिछले चैप्टर में फोर्स पढ़ा था। मैंने मेरा दूसरे चैप्टर 2 था जिसमें हमने फोर्स पढ़ाया, तो मैंने बताया था फोर्स क्या होता है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन्स की सेकंड लॉ से हमने फोर्स समझ आया था क्या होता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, किसी भी रुकी हुई बॉडी को मूव करा सकता है और मूव करी हुई बॉडी को रोक सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है। तो वही यहाँ पे फोर्स क्या आई की बात है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ेंगे हम। ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ एक हमने, मतलब पत्थर आ रहा है, ऊपर फेंका था, ड्रॉप करा था ऊपर से, ठीक है। तो वो नीचे अर्थ की तरफ आ रहा है, बिकॉज द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अर्थ उस पत्थर पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, कॉल्ड ग्रेविटी। उसको हम ग्रेविटी भी कह सकते हैं या ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में अंतर क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होता है और ग्रेविटेशन अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी और ग्रेविटेशन का मतलब एक है इस समय। तो आगे आगे की बात करते हैं हम। यहाँ पे क्या करता हूँ, पेन खोल लेता हूँ। कहाँ गया मेरा पॉइंट, ये। तो इससे मेरे को याद रहता है मैं कहाँ पे था। और मैं आज कलर चूज़ करूँगा ब्लू, ठीक है, अच्छा भी लगता है कलर। एवरी ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ये मतलब क्या, मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने संसार में एक दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स। मतलब जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है एक दूसरे को खींचने में। अब आप खुद ही देखिए, अर्थ, मतलब सेब जो है वो अर्थ की तरफ आके गिरता है, क्यों? और ये क्यों नहीं होता कि अर्थ जो है सेब के पास चली जाए? क्योंकि अर्थ का जो मास है, अर्थ की जो डेंसिटी है, वो सेब की डेंसिटी और मास से क्या कई गुना ज्यादा है, इसलिए सेब जो है अर्थ की तरफ आ जाता है, ठीक है। आप मून देखिए, मून जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में रहता है अर्थ की, इसलिए वो अर्थ के क्या चक्कर लगाता रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ है अर्थ की, ठीक है। तो इन दोनों में क्या लग रहा है, मून और अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वजह से तो ये अर्थ से दूर नहीं आता है, कहीं ऑर्बिट से बाहर निकल के थोड़ी नहीं आता है, ठीक है। आपने मूवी देख ली होगी, मूवी देखी होगी मिशन मंगल। मिशन मंगल मूवी में क्या होता है, वो सैटेलाइट पे भेजते हैं तो पहले वो अर्थ के कई गुना ज़्यादा चक्कर आती है, उसकी स्पीड कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड तोड़ के दूसरी, मतलब मार्स की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है अर्थ की, वो क्या करती है, मून को रोटेट कराती है। तो उसी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में वो क्या करता है, मून रोटेट करता है, ठीक है। चलिए, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। किसी फोर्स से ही तो कर रहा होगा। द फोर्स विच विद विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स और अ ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वीक फोर्स होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है। आपने मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट देखी होंगी, वो आपस में एक दूसरे को अटैक करते हैं। ग्रेविटेशन में हम इसको
देख ही नहीं सकते इस फोर्स को। मैग्नेट में तो आप क्या करते हैं, दो बार मैग्नेट लेते हैं, उसको आगे पीछे करके देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कितनी ताकतवर है। मैग्नेटिक फोर्स इज मोर पावरफुल देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वीक होता है। सही है। सो सही है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ग्रेविटेशन आपको सुना है क्या होता है, ओके। तो एक बॉडी दूसरी बॉडी भी करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, उसको हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये क्या होता है, वीक फोर्स होता है। तो हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये लिख रहा है यहाँ पे, मैंने कहा इफ हाउएवर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज वेरी स्मॉल मास, जिसका मास छोटा होता है, देन द ग्रेविटेशन फोर्स इज वेरी स्मॉल। ठीक है। आपने देखा होगा कि आप हो, ठीक है, आप और आपके बराबर में कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जैसे आप हो, आप इस समय अपनी नोटबुक के पास बैठे हो, तो नोटबुक और आप में क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, पर वो बहुत वीक फोर्स होता है, तो इसकी वजह से आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो यही ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो अगर ये ज़्यादा मास ज़्यादा इसका होगा, ठीक है, और तो उतने ही बड़ा क्या होगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं। कैन नॉट बी इफेक्ट कैन बी सी इजीली, ठीक है, हम इसको आसानी से देख नहीं सकते। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमसे क्या कहता है, संसार का मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी अदर बॉडी है, वो आपस में क्या करेगी, दोनों बॉडी, दो बॉडीज हैं, तो आपस में क्या करेगी, ग्रेविटेशन फोर्स में बंधी होंगी, ठीक है। पर हम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट पे लगता है, ज़्यादा जिसका मास ज़्यादा होता है उस पर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लगता है, पर जिसका मास कम होता है उस पर ग्रेविटेशन फोर्स कम लगता है, ठीक है। तो अर्थ का मास ज़्यादा था, तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स उसका सेब का मास कम, अर्थ का मास ज़्यादा, तो उसने क्या करा, कम मास वाले को अपने पास बुला लिया, ठीक है। चलिए, तो अब आप मैग्नेट के लिए चलिए। मैग्नेट क्या करती है, पहले मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन को अलग अलग पढ़ा जाता था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैग्नेट को अगर आप किसी भी मेटल के पास लेके आते हो, क्या करती है, उसको अट्रैक्ट कर लेती है। आपको देखा होगा, बहुत इजीली देखा होगा आपने, इजीली देख सकते हैं आप। पर अगर आप अपनी उंगली को उस पिन के पास ले आओगे, उसमें भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, पर वो आपको दिखता नहीं है। लगता तो उसमें भी है, पर आपको दिखता नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे मैग्नेट की पावर और ग्रेविटेशनल की वीकनेस बता दी है, ठीक है। तो वो हम जब मैग्नेट आएगा तब हम तब पढ़ेंगे मैग्नेट पर, अभी हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की। तो एवरी बॉडी इन आवर यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसका जो फोर्स होता है, मतलब ये फोर्स लगाती है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के। भाई यस, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। बट अगर उस बहुत दूर दूर है, कतई दूर दूर है, बहुत ही दूर दूर है, तो उसकी क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जितने दूर होंगे उतने ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, सही है। मैं मार्कर का, हाँ वैसे ही है। तो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब उल्टे नीचे वाला ही होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की स्क्वायर की डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बना दिया है, मैंने एक बॉडी ली है ए जिसका मास m1 है, एक बॉडी ली है बी जिसका मास m2 है, एक छोटी एक बड़ी है, ठीक है। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी r। तो अगर आपसे कोई पूछे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो आपका होगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन दोनों के क्या होगा, मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप इनको कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं तो आप इसको ऐसे करके लिखेंगे। और एक बार मैंने आपको बताई थी, अगर हम इसका ये साइन हटाते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ये, तो ये आपको याद होगा, मैंने बताया था यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे वो जो कांस्टेंट आया वो आया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ले जाइए, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, सही है। मास सेम हो सकता है, मास भी सेम होता है, आपको मालूम है, मास को भी कहीं भी ले आए किसी भी जगह तो उसका मास सेम होता है, बट वेट सेम नहीं होता था। मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था ये, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है सेम होती है हर जगह,
हर जगह कांस्टेंट, हर जगह देखोगे तो हर जगह कांस्टेंट मिलेगी आपको, है या। तो ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए मैंने यहाँ लिखा होगा वेयर जी इज अ यूनिवर्सल गैस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वेयर जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। वो कैसे आई, इसकी यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन, ठीक है। फोर्स की यूनिट न्यूटन। ये रेडियस है, रेडियस है, इसको यहाँ पे लिया क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आएगा ये क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, मीटर का स्क्वायर, और मास केजी इंटू केजी, तो केजी स्क्वायर आएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा यूनिट, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे निकाल के दिखाइए, फोर्स की न्यूटन, इसकी मीटर स्क्वायर। और यार ये नोट्स मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं यार, यार अगर आप इसको लाइक नहीं करते तो यार मेरी मेहनत बर्बाद आ सकती है। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है तो यार इस चैनल को यार लाइक कर दीजिए या सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे हैंड यहाँ पे, हाँ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेक्टर क्वांटिटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड, मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है एक्स अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग देम, ठीक है, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ टू बॉडीज, इन दोनों के क्या सेंटर को मतलब यहाँ पे बीच में, तो ये क्या करती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे यहाँ खूब सारे, यहाँ मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत सारे डाले हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ये आ गया, ये देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कौन सा, देखिए कितने मैंने सब छोटे छोटे करके लिख रखे हैं, सब नोट्स सब अलग अलग करके आराम आराम से। ग्रेविटेशन कौन सा, द नंबर दैट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। The photograph shows the experiment set up the Canvidis method to determine the value of the universal gravitation constant, है यहाँ पे एक वो दिया है इसको, और ये देखिए कितना बड़ा बड़ा लिखा है, मैंने आपको छोटे फॉर्म में लिख के दे दिए सब नोट्स ये। तो आपको दिखाता हूँ मैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ऐसी, देखने में ऐसी होती है, ये ऐसे होती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, ये देखिए अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड कितनी ऐसी होती है, ऐसे कर्व में होती है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये अर्थ की क्या ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो बढ़िया। चलिए नोट्स पे आते हैं अपने, वापस क्वेश्चन करते हैं वाला, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स फोर्स निकालना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं निकालना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यस याद रखिएगा, ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉल of 1 kg mass lying on the ground, ठीक है, ओके, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, मतलब 6 के आगे 24 जीरो, देख कितना ज्यादा मास है इसका यार, 6 × 10⁻24 kg। अर्थ की रेडियस 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर, ठीक है, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 kg न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यार इसकी यूनिट्स यार याद रखनी जरूरी है, अगर आपको नहीं आता तो आप क्या फॉर्मूले से निकाल सकते हैं यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट फोर्स का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स का, ठीक है, या ग्रेविटेशन फोर्स कह सकते हैं इसको, F इजिकल टू 6.67 10⁻11 जी है, इसकी वैल्यू लगा दी। M1, M1 कितना है, M1 हमारा पॉल का मास है, नहीं इसका मास है अर्थ का, कोई सा ही ले लिए आप, इसको मान लिए M1 तो 1 kg, और M2 कितना है 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस कितनी है 6.4 × 10⁻3, इसका क्या स्क्वायर, यहाँ पे मैंने गलत किया है, आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ओके, तो 10⁻3 है ये, फिर उसका स्क्वायर होगा वो 6 होगा, है। तो आगे बढ़े, तो इसका जो फोर्स आया हुआ आएगा 9.8 न्यूटन, फोर्स की यूनिट तो न्यूटन ही है, भैया इसमें आपको कुछ यार। अब भाई हमारे कैपलर्स भाई, इनने हमारे क्या दिए थे, कुछ लॉस दिए थे प्लेनेटरी ऑफ मोशंस के, कुछ लॉस दिए थे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हमारे
ये पीछे करता हूँ वापस। यहाँ पे ये केपलर्स भाई, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। इसको एस्ट्रॉइड बोलते हैं। ये जुपिटर है, देखिए जुपिटर का सबसे बड़ा प्लैनेट दिख रहा, अर्थ सन ये है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो हमारी अर्थ ये है। ये अपने सोलर सिस्टम आपने शायद पहले पढ़ चुके होंगे, सोलर सिस्टम अपना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। केपलर्स भाई, ये हमारे केपलर भाई, जॉन केपलर, द साइंटिस्ट हु gives the three laws of description of the motion of planets, प्लानिटरी मोशन, इसलिए इसका नाम प्लानिटरी, क्योंकि प्लैनेट्स के मोशन के बारे में बात की तो इसका नाम क्या रखा है, प्लानिटरी ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये हमारे केपलर सर हैं जिनने हमारे 3 लॉस दिए थे, वो हम लॉस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपने नोट्स में आप बताते हैं। तो इन्होंने पहला लॉ दिया था, वो था द प्लैनेट मूव्स एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन हैव टू फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। आप सोचोगे एलिप्टिकल ऑर्बिट कैसी होती है। एलिप्टिकल ऑर्बिट का क्या मतलब हुआ, अर्थ जो है वो सर्कुलर में नहीं घूमता है, वो क्या घूमता है, जैसे मान लिए, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना रखा है, ये सन है, ये अर्थ है, ये प्लेनेट है कोई, तो क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। इलिप्टिकल कहीं पे सन के कहीं पास आ जाएगा ये, जहाँ हमारी समर होता है, और ये लौट के वापस यहाँ को, ठीक है। मतलब 365 दिन बाद लौट के अपनी उसी जगह पे आया था। मतलब अगर ये सन से दूर होता तो आपने देखा होगा सर्दियाँ गर्मी क्यों आती हैं, तो सर्दी इसलिए आती है जब अर्थ जो है हमारी सन से कई गुना ज़्यादा दूर हो जाती है। मतलब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आ जाएगी तो ये कई बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी सन से, देखिए कितनी दूर है ये सन से, ठीक है। और गर्मी कब होती है, जब ये सन के कई गुना ज़्यादा पास आ जाती है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ सन, वो सॉरी यहाँ पे विंटर, यहाँ पे समर, ठीक है। तो इसलिए, और ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, किसमें घूमती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर में नहीं, सर्कुलर में घूमती तो इसकी यार आप जानते हो सर्कल की एक ही रेडियस होती है, वो होती है सन, ठीक है। तो ऐसा करके सर्कल में घूमती, जहाँ ना सर्दी होती ना गर्मी होती, सिमिलर मौसम रहता, नॉर्मल, ठीक है। तो और इसकी 2 फोकाई, एक ये फोकाई और एक ये फोकाई, ठीक है। तो ये हमारे क्या कह रहा था, पहला लॉ ऑफ केपलर का क्या कहलाता है कि जो सन है या कोई प्लेनेट है, वो सॉरी प्लैनेट्स हैं जो हमारे अर्थ के, मतलब सन के, सॉरी माफ कीजिएगा, सन के इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती हैं, सर्कुलर में नहीं, इलिप्टिकल में। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बात करते हैं, दूसरे लॉ पे आते हैं। यार ये फोटो कैसे आई है, यार ये फोटो कैसे आते हैं, अरे यार फोटो सही से खींचता हूँ, ब्लर मार जाते हैं, माफ कीजिएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बोल के बताता हूँ। आप यार इन नोट्स को आप पढ़ जरूर लेना, या आप इनकी प्रिंट आउट छोड़िए, आप खुद ही लिखिए, आपको याद रहेंगे इन लॉस। चलिए केपलर्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है ईच प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन in such a way that the line joining of the planets to the sun swept out the equal interval of time। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये है सन के पास में है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या होगा, और यहाँ से यहाँ तक का आने का टाइम क्या होगा, पता है, सेम होगा। मतलब ये छोटी डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये बड़ी डिस्टेंस दिख रही है, पर ये सन के ज़्यादा पास है तो ज़्यादा तेज मूव करता है यहाँ पे, ये है, मतलब मूव तो उसी स्पीड से करता है। और जो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे केपलर्स ने बताए थे कि ये जो सन के पास होता है तो यहाँ पे आने का डिस्टेंस और यहाँ पे आने की डिस्टेंस, मतलब टाइम डिस्टेंस तो एक, मतलब एरिया इक्वल शिफ्ट करता है, इक्वल एरिया है, ये पता है आपको, इक्वल एरिया है, ये दोनों बराबर का एरिया है, तो क्या करता है, इक्वल इंटर टाइम में कवर कर लेता है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये बात इनने क्या कही थी, केपलर्स के सेकंड लॉ ने। केपलर का थर्ड लॉ पढ़ते हैं। ये यहाँ पे मैंने कहा था प्लैनेट डज नॉट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। हाँ प्लैनेट, ये बात मैं भूल गया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करते हैं अराउंड द सन, ठीक है। द स्पीड इज ग्रेटर देन व्हेन द प्लैनेट्स इन नियर द सन। मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ पे पास में होते हैं तो या तेज से चलते हैं, और दूर होते हैं तो क्या चलते हैं, हल्के चलते हैं। एंड द लेस व्हेन द प्लैनेट्स इज फर्दर, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पास में, मैंने बताया इन्वर्स पोर्शन होता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, क्योंकि ठीक है,
आप पूछो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ जैसे यहाँ पे आया था, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यहाँ किया था, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको ही कहते हैं, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे आइए, ठीक है, बस यही है। अब केपलर का थर्ड लॉ, ये बहुत आसान सा लॉ है। केपलर का थर्ड लॉ ये कहता था क्यूब ऑफ द मीन्स ऑफ द डिस्टेंस, मतलब क्यूब किसका कर दो, डिस्टेंस का, ठीक है, एंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, और किसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा वो टाइम के स्क्वायर के, मतलब डिस्टेंस का जो क्यूब होगा टाइम के स्क्वायर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और दोनों में क्या आएगा, अगर इसको खोलेंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट इसके इक्वल हो जाएगा। आर इज द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम द सन, टाइम टेकन फ्रॉम द प्लेनेट अराउंड द सन, बस यही था। तो ये हमारा थर्ड लॉ था। तो आप पूछा कोई तीन लॉ बताइए, तो आप ये बता देंगे कि एक जो था एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में था, ठीक है, इलेप्टिकल ऑर्बिट घूमता है जिसकी दो फोकाई होती हैं, एक क्या होता है, इक्वल एरिया शिफ्ट करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सही है, ठीक है। और तीसरा लॉ क्या बताएंगे, आर क्यूब इज डायरेक्टली टी स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का जो क्यूब होता है वो टाइम पीरियड के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बोला नहीं आता यार इसने थोड़ी सी। चलिए आगे बात करते हैं, ये आ गया आपको समझ में, मैंने आप बहुत काफ़ी काफ़ी नोट्स बनाया आपके लिए, ठीक है यार, प्लीज़ इनको आप पढ़े जरूर लेना, और यार चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अपना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी एक्शन इक्विवेलेंट पोर्शन रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमसे क्या कहता था, वो यहाँ पे अर्थ के बारे में कहा गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो होल्ड्स द गुड्स फॉर द force of gravitation. This means that when the earth exerts a force of attraction on an object, ठीक है, अर्थ जितना फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाती है उतना ही ऑब्जेक्ट क्या करता है, अर्थ पे लगाता है, उतना ही ऑब्जेक्ट क्या अर्थ पे लगाता है, बट उसके जिसका मास ज़्यादा होता है वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे अर्थ का मास ज़्यादा, तो मून क्या करता है, उसके अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व, ठीक है, रोटेट नहीं रिवॉल्व, रोटेट तो अर्थ अपनी एक्सिस पे करती है, माफ़ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया वो तो गलत तो बोला नहीं है ऐसे। चलिए आगे बात करते हैं, तो हम कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे, मैंने बताया था जितना फोर्स आप उस पर लगाओगे ऑब्जेक्ट पे, तो उतने ही फोर्स के लगाएगा ऑब्जेक्ट भी आप पे लगाएगा, मतलब ठीक है। तो इक्वल फोर्स ऑन द अर्थ इज अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये अर्थ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये इतना ही फोर्स इस पे लगाएगा, और ये उतना ही फोर्स जितना ये इस पे लगा रहा है इतना ही ये इस पे लगा देगा, दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे, भाई 10 न्यूटन को फोर्स लगा तो ये भी कितने का लगाएगा, 10 का, ठीक है। जैसे इसकी कैपेसिटी टूटी, फोर्स लगा नहीं तो अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो एफ इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यस हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो ए इजिकल टू एफ वन एम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो द मास ऑफ अ स्टोन इज वेरी स्मॉल, जब मास क्या होगा बहुत छोटा होगा, ड्यू टू द विद द ग्रेविटेशन फोर्स प्रोड्यूस लार्ज एक्सेलरेशन, जितना मास छोटा, इन्वर्सली दिख रहा है इन्वर्सली रिलेशन मास और एक्सेलरेशन के बीच में, जितना छोटा मास उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेशन आप जानते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नॉट एन एक्सेलरेशन, जितना वेलोसिटी में इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, लार्ज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जितना मास कम उतना ही एक्सेलरेशन ज़्यादा। द ये फ्री फॉल आ गया, फ्रीलिंग फॉल, ऊपर से कोई चीज़ गिराते हैं तो नीचे ही क्यों गिरती है, फ्रीली फॉलिंग, न्यूटन का सिद्धांत, देखते हैं। तो बात करते हैं आगे, सॉरी क्या हो गया, हाँ तो फ्री फॉल पे आ गए। तो फ्री फॉल क्या कहता है, फ्री फॉलिंग ऑफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ विद नो अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, कोई भी अदर फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता है, खाली ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, मतलब ग्रेविटी लगती है, इस कॉल्ड अ फ्री फॉल। जैसे आपने कोई पत्थर ऊपर छोड़ा, जहाँ पे आपके पास एक पेन होगा, पेन को यहाँ ऊपर रखिएगा, अपने हाथ जितना ऊपर जा सकता है और छोड़ दिए, तो वो एक फ्री फॉल होगा, ठीक है, उसके हम फ्री फॉल कहते हैं, बस इतना ही होता है। द एक्सेलरेशन, और जो उसमें अब देखा ऊपर क्या थी, वेलोसिटी जीरो थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ऊपर से छोड़ा तो उसके कुछ वेलोसिटी मिली, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ, वेलोसिटी में चेंज हुआ किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब उसके टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, चेंज हुआ, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। The acceleration produced in a free falling, the body is the same for all the bodies and it does not depend on the mass of the falling body. सही है, तो आगे की बात करते हैं।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही तो होता है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स एक होता है, मतलब ग्रेविटेशन और ग्रेविटी एक होता है, पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशन अलग अलग होता है। वो क्या, वो देखिए कैसे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ सम हाइट, किसी हाइट से ड्रॉप करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करेगा, इज प्रोड्यूस इन इट द बाय द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ एंड दिस एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। और ये मास पे क्या कर रहा है, डिपेंड नहीं होगा। आपको मैं बताऊं, ये हम जैसे हथौड़ा और एक कागज है, हथौड़ा या पत्थर और कागज है, अगर हम उसको साथ छोड़ेंगे ना तो क्या करेगा, ये एक ही साथ गिरेगा। पर ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, आप पत्थर जो होता है एयर रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, एक साथ गिरता है। अगर आप स्पेस में हैं, स्पेस में और दोनों ऑब्जेक्ट को रखते हैं, भैया हर जगह मास सेम होता है, दोनों एक साथ ही गिरेंगे नीचे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, वैक्यूम सील में एक एक्सपेरिमेंट करा था। ये एक्सपेरिमेंट, अरे कट गया क्या ये, अरे यार चलिए कोई बात नहीं, PDF दोबारा खोल लेता हूँ मैं, ये दोबारा खुल जाएगी, मैंने यहाँ पर PDF पहले बना के रखी है, तो दोबारा आएगी। हाँ चलिए दिखाता हूँ मैं, और क्या आ गया, कहाँ पे था ये देखिए ये वाला एक्शन, रॉबर्ट बॉयल्स और गैलीलियो गैलीली ने बताया था। मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, गैलीलियो गैलीली ने बताया था कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट एक रेस्ट्रिक्टिंग फर्दर एंड द कॉइन एक्सपेरिमेंटलिंग यूजिंग द फर्दर एंड हैमर द एयर्स वाज पम्प्ड आउट फ्रॉम द ग्लास ट्यूब। मतलब एक ग्लास ट्यूब में उसको क्या एयर बंद, मतलब जहाँ पे एयर नहीं जा सकती, ठीक है, इन absence ऑफ एयर द एयर रेजिस्टेंस बोथ फॉल्स डाउन एट अ सेम रेट। दोनों एक ही रेट से क्या कर रही थी, गिर रही थी। मतलब ना इस पर कोई एयर का रेजिस्टेंस लग रहा था ना, इसमें हमारी जो अर्थ है एक एयर रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस लगता रहता है बॉडी पे। अगर आप वैक्यूम में जा, मतलब स्पेस में जा, वहाँ पे एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं लगता, मतलब स्पेस में तो एयर होती नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता, बस यही है। तो मैंने क्या बताया, कुछ भी बट यहाँ पे अर्थ पे लग जाता है, क्योंकि ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। नो नो, हाँ, तो आगे बढ़े। तो ये था हमारा फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी का। तो ये मास पर डिपेंड नहीं करता, अभी एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एसलेशन जो है मास पर डिपेंड नहीं करता। पहले तो यहाँ पे तो हमने पढ़ा था कि मास पर डिपेंड कर जाएगा ये, है या यहाँ पे इस जगह। बट फ्री फॉलिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस लगता है ना, इसलिए इसलिए मैंने अभी बताया था यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस लगता है, इसलिए जो भारी ऑब्जेक्ट होता है वो नीचे पहले गिर जाता है, जो हल्का होता है वो नहीं गिरता, देर से गिरता है। अगर ये वैक्यूम ले आया तो दोनों एक साथ गिरेंगे, ये दोनों एक साथ गिरेंगे एट इक्वल रेट। Yeah, the uniform acceleration produced the free falling body due to the gravitational force or earth is known as acceleration due to gravity. The uniform acceleration produce free falling. The uniform acceleration produce होता है वो due to the gravitation, मतलब acceleration produce होना चाहिए, तब क्या कहेंगे, acceleration due to gravity कहेंगे उसको, है या। और इस बॉडी पे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, acceleration due to gravity। इसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है या। ये लिखा है मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, व्हेन ए बॉडी, मैं यहाँ पे इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसा है ये। व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड, ऊपर से एक बॉडी छोड़ी, अ फ्री फॉल, इट फॉल्स विद द एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर से कोई बॉडी गिरेगी तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी वो 9। हाँ याद रखना, एक्सेलरेशन ये हम जो करते हैं वो हॉरिजॉन्टल करते हैं, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं। आगे आप समझेंगे भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही होता है, नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन लगता है ऐसे हॉरिजॉन्टल, पर ग्रेविटी जो लगती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो लगती है वर्टिकल, ऐसे लगती है वर्टिकली, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली ये वर्टिकली, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है या, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। व्हेन ए बॉडी इट्स थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अंडरगोस द रिटार्डेशन ऑफ 9.8, मतलब
अगर हम ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ रहे हैं तो यार ये अर्थ की डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब अर्थ इसको खींच रहा है, और ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे की तरफ। तो यार इसको क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा। बट अगर हम अर्थ है, अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में इसे फेंक रहे हैं तो ये अपोजिंग फोर्स लगाएगा, उसको हम कहेंगे रिटार्डेशन। तो ये माइनस साइन लगाया, -9.8 मैंने आगे करा है, दिखाऊंगा। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। तो हम करेंगे एफ इजिकल टू जो होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कैपिटल एम उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दिया बाद में, और यहाँ पे मैंने एफ इजिकल टू एम इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ लगाया, यहाँ पे लिख दिया न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। और ए इजिकल टू F1m, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एफ अपॉन एम लिखूँ तो ए क्या हो जाएगा, G/m अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मतलब एम इसके नीचे आएगा, ये वाला जो एम है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे, फोर्स के नीचे, सही है। तो तो एफ अपॉन में मैं ए लिख दूंगा, तो G/m अपॉन आर स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास, मतलब ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है, यहाँ से प्रूव हो गया। ये ऑब्जेक्ट के मास पे क्या करती है, डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। यहाँ से प्रूव कर सकते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेयर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G इजिकल टू G/m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होता है, अर्थ का मास कांस्टेंट होता है, अर्थ का मास कांस्टेंट होता है, और रेडियस कांस्टेंट होती है। यहाँ पे फिर मैंने 6 लगा दिया है, ये क्या हो गया, ये पापा एक चीज़ गलती कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये 6 ही होता है यार, मैंने गलत तो नहीं कर दिया, 1 मिनट रुक जाइए। अरे यार ये मीटर में है, ये मीटर में, और जो मैंने ऊपर करा था ना वो किलोमीटर में था। अरे यार इतनी बड़ी गलती। तो भाई ये सही है, ठीक है भाई, ये किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, इसकी ऐसा यूनिट इंटरनेशनल, मतलब तो मीटर में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे 6 सही लिखा है, माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई मुझसे। गलती तो यार इंसान से ही होती है, हो जाती है भाई, क्या कर सकते हैं। तो यार बहुत बड़ा चैप्टर है ये, मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसे ईजी होता है समझाना भी और समझना भी, सही है। तो इसे समझाना बहुत आसान है, चैप्टर में सब कुछ है, इसमें फिजिक्स के सारे लॉ जाते हैं, फोर्स लगता है, मोशन लगता है, ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह सब आता है इसमें। मतलब जिनने फोर्स पढ़ लिया और मोशन पढ़ लिया उसे ये बहुत आसान लगेगा चैप्टर, बहुत आसान, क्योंकि इसमें न्यूटन्स की लॉस, ठीक है, और इक्वेशंस ऑफ मोशन सब जुड़ी हुई हैं, सब फोर्स है, फोर्स से जुड़े इस न्यूटन ने जो दिए हैं उसके सारे सिद्धांत सब इसमें लग रहे हैं, ठीक है। तो जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण, सही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे, ग्रेविटी नहीं कहेंगे, खाली ग्रेविटी बोलोगे तो एक ग्रेविटेशनल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ग्रेविटी कहेंगे, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या कहलाएगा, स्मॉल जी, तब इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे, और इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, यस, क्योंकि दिख रहा है हमको यहाँ से, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास था ही नहीं, ऑब्जेक्ट का मास क्या था, स्मॉल है, वो है ही नहीं यहाँ पे, वो नहीं चला गया, खत्म हो गया, तो सही है। तो वेयर जी इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। और ये आया क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द, यार ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए इस चैप्टर में। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून की सरफेस पे ग्रेविटी बतानी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है। तो गिवन क्या, मास ऑफ मून, मास मून का मास दिया हमको, रेडियस ऑफ मून दिया, और जी दिया है। भाई हम जानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती नहीं है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट के मास ने दिया भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जी इज टू G/m, मतलब G/m, स्मॉल एम मतलब समझे, मैंने मास ऑफ मून लिखाई है, ये स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ मून, ठीक है, और ये RM क्या है, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करा तो इसकी वैल्यू 6.67, यहाँ पे 6.7 दे रखी है क्वेश्चन में, मैंने 6.7 लगाई है, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यूनिट ही बोलते आई याद हो जाती हैं यूनिट्स। तो इसकी मास 7.4 इंटू 10⁻22 kg, अर्थ का मास हमने पढ़ लिया 6.4 इंटू 10⁻24 kg, याद रहता है। और रेडियस कितनी दी है,
अभी देखो यहाँ पे किलोमीटर में है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ मैंने मीटर में कन्वर्ट करा है, ठीक है। तो यहाँ 1.63 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसलेशन की यूनिट होती है वो इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। ये क्या है, एसलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो आपको पता चला कि इसका क्या आया, ग्रेविटी कितनी आई 1.63। अब एक खास बात बताता हूँ मैं आपको कि नोट द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज अबाउट 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा होती है, इसलिए मून पे हम जाते हैं तो हमारा वजन क्या हो जाता है, कम होता है, मतलब वेट ही हो जाता है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली 6 / 6, तो वहाँ पे 10 kg हो जाएगा, खाली 10 किलो बचेगा। मतलब यहाँ पे 60 किलो वजन है तो वहाँ पे चलेंगे वहाँ 10 किलो वजन होगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे ग्रेविटी क्या है, कम है, और यहाँ की ग्रेविटी क्या है, ज़्यादा है। हर प्लेनेट की ग्रेविटी अपने अनुसार अलग अलग होती है, ठीक है, क्योंकि ये उसकी किस पे डिपेंड करता है भाई, जी तो भाई कांस्टेंट है, उसके मास पे डिपेंड करता है, उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है, बस। तो हम उससे यार क्या कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए यार, छोटी सी चीज़ कितनी बड़ी बात क्या गई, हम किसी की भी ग्रेविटी निकाल सकते हैं, किसी की भी, अगर हम उसका मास और रेडियस पता हो तो इजीली, वेरी इजीली। अगर हमको उसकी ग्रेविटी पता होगी और मास पता होगा तो उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। अगर उसकी रेडियस और क्या मास और ग्रेविटी पता हो तो हम उसका मास निकाल सकते हैं, मतलब सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। तो आगे बढ़े यार, मतलब ग्रेविटी ऑफ मून इन 1/6 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, है या कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 160 आएगी शायद, या अप्रॉक्स में आएगी, अप्रॉक्स में आती है। इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं, v इजिकल टू यू प्लस एटी और एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन हमने पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी के लिए निकालेंगे, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हो जाएगा, जी हो जाएगा, ए की जगह जी हो जाएगा, रिफर रिप्लेस बाई ए। और द इक्वेशन ऑफ जी ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज नोन एज हाइट। मतलब उसकी डिस्टेंस ऐसे होनी चाहिए थी, अब वो ऐसे होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इक्वेशन क्या होगी, तो भाई इक्वेशन क्या होती है, बी इजिकल टू यू प्लस एटी तो होती थी, बी इजिकल टू यू प्लस एटी होती थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इजिकल टू यू प्लस जी टी, ए की जगह जी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एच इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, यहाँ पे एच इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होंगी। तो वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर है, प्लस 2gh, मतलब उसकी ग्रेविटी, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, है ना, क्योंकि ये वर्टिकली की नहीं आती है, एसलेशन को तो हम हॉरिजॉन्टल करते थे, इसको वर्टिकली। अब यार इसमें मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, क्या, जी जी तब पॉजिटिव होगा जब वो अर्थ के डायरेक्शन में गिर रहा होगा, जी तब पॉजिटिव होगा जब वो अर्थ की डायरेक्शन में गिर रहा होगा, स्मॉल जी। और ये तब नेगेटिव होगा जब ये अर्थ की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अर्थ के चाहता है इसको नीचे खींचना चाहता है, बट जा कर रहा है ऊपर जा रहा है, तो ये गलत बात है ना इसकी। मतलब अर्थ अपने पास बुला रहा है इसको, ये जा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा, तो अर्थ की ग्रेविटी लगेगी। जैसे रॉकेट जो छोड़ा था उनने, तो रॉकेट पे उसका लग रही थी उल्टी ग्रेविटी चल रही थी, मतलब अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट उड़ रहा था। हम रॉकेट उड़ाते हैं पटाखे में, मतलब दिवाली पे रॉकेट छोड़ते हैं, तो देखिए जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतना वो उड़ जाता है, तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण कहाँ आता है, नीचे, ठीक है। तो ये होता है एक्सेलरेशन, वहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। वहाँ पे क्या होती है, वेलोसिटी कम। अब मैं बताता हूँ, आप पेन है, आपके हाथ में पेन होगा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैंने बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, acceleration due to gravity is g is take positive, a free falling body, or when a body is thrown vertically upward its velocity is decreasing, so that g is taken as negative। तो g is equal to माइनस के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है टूवर्ड्स अपवर्ड, मतलब ऊपर फेंकते हैं तो, ओके। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, आपके हाथ में पेन होगा, पेन से पेन या पेंसिल आप कुछ तो लेके बैठे होगे यार, इसको नोट कर लिया, कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको,
ये सब आपको लिखने हैं, नोट्स करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चन में देता हूँ यार उसको भी करनी है, ठीक है। तो अब क्या है, पेन होगा, पेन लीजिए और उसको ऊपर फेंकिए, अपवार्ड डायरेक्शन फेंकिए। तो एक समय के बाद पेन क्या है, रुक जाएगा। एक समय के बाद पेन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और लौट के वापस आएगा। मैंने आपको बताया था पहले ही। तो जहाँ वो पेन रुक जाए, दूसरा बॉडी जो है, बॉडी जो फेंकी आपने वो रुक जाए, जहाँ पे वो रुक जाती है, तो वहाँ पे उसकी ये फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाती है, जीरो, अपवार्ड के लिए। जब उसे ऊपर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर फेंकते हैं, नीचे कुछ वेलोसिटी दी, ऊपर जाके क्या हो गई, वो जीरो हो गई। मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, जीरो। मतलब अब अपवार्ड डायरेक्शन फेंकेंगे तो एक समय के बाद क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी जीरो होने की, जीरो होनी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और बात है कि अगर हम ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंक रहे हैं कोई, और वो नीचे आ रहा है, तो नीचे आने का क्या होगा, रुकेगा, रुकेगा नहीं रुकेगा, ग्रेविटी के उसमें फील्ड में आके ऊपर कोई वेलोसिटी से छोड़ा, ठीक है, तो नीचे आ गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी ऊपर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, सॉरी उल्टा बोल दिया। ऊपर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि हमारे हाथ में रेस्ट में है वो, हमने छोड़ा तो किसी में आई, मोशन में आई, मोशन में मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ठीक है। नहीं आया समझ में तो आप एक्सपेरिमेंट घर पर खुद करके देखिए। आप पेन लीजिए, उसको क्या करिए, ऊपर फेंकिए, ऊपर फेंकने के बाद वो एक समय पे आकर रुक जाएगा, रुक जाएगा, वहां पर क्या होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो। अब उसी पेन को क्या करना, उल्टा करना, आप उस पेन को वहां पे पकड़ लेना, है मतलब ऊपर वेलोसिटी जीरो होनी है, चाहे फाइनल हो या इनिशियल हो। अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी होगी, अगर ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी, बस। जी बात आपको याद रखनी है, वही सब बातें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये बात भी पढ़ लीजिएगा। ये बात खास ध्यान रखने की है, जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है, उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। मतलब टाइम ऑफ डिसेंट असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, जितना टाइम फेंकने में लगता है, मतलब पहुंचने में ऊपर लगता है, जहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाती है इस पॉइंट पे, उतना टाइम उसे लौटने में लगता है, ठीक है। ये कितनी कमाल की बात है। अगर वहाँ पे एयर नहीं चल रही है, मतलब ज़्यादा तेज एयर नहीं चल रही है, तो अगर एयर चल रही होगी तो यार पतंग उड़ाते हो आप, तो पतंग आपने उड़ा ली ऐसे, और पतंग गिर रही है कैसे, ऐसे ऐसे उड़ उड़ के हवा में, मतलब कहीं और दूर जा रही है, चलती आ रही है, और बहुत दूर जाकर टाइम जाने का कितना लगा, उड़ने में कितना लगा। तो पतंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, किसी बॉडी को फेंक रहे हैं ऊपर, नीचे से ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ही वो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उतना ही टाइम जितना उसे जाने, अब बॉल है या पेन है आपके हाथ में, टाइम कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना टाइम उसे आप फेंकेंगे उतने टाइम वो नीचे आ जाएगा, जितने टाइम उसे फेंकने में लगेगा उतने टाइम वो लौटने में लगेगा, ठीक है ना। बस यही था। तो आगे की बात करें, यहाँ मैंने बहुत इस बार मैंने आपके लिए बहुत कुछ बनाया, ये शायद ये यहीं पे है, फिर उसके बाद ये मास आएगा, मास के बाद ये ग्रेविटी, बहुत बड़ा चैप्टर है यार ये, इसको आसान हल्के मत लेना। यहाँ पे दूसरा टॉपिक मैं दूसरे पार्ट में कवर करूँगा, ट्रस्ट और इसको, जब तक हम पूरा इसे कंप्लीट कर लेते हैं, दो पार्ट्स में बनाऊंगा ग्रेविटेशन के नोट्स या वो। तो नोट्स तो मैंने हाथ के हाथ बना रखे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं खूब सारे, एक क्वेश्चन मैं आपको खुद ही करने को दूंगा, जो आपको घर से करके लाना होगा। तो देखते हैं, तो यार क्वेश्चन तो आज हो नहीं पाएंगे, बट जितना टाइम हमें मिलेगा करने का हम उतने कर सकते हैं। ये कह रहा है टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ ब्रिक्स ओवर अ रिवर, ब्रिज है, ब्रिज सॉरी, ब्रिज ओवर अ रिवर, रिवर के पास करें, स्टोन इज ड्रॉप, ऊपर से क्या हो रहा है, स्टोन, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो। याद रखना, क्वेश्चन पढ़ते आओ और लिखते आओ। इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, अच्छा, द स्टोन टेक्स अ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगते हैं उसको नदी के पास पहुंचने तक, मतलब पानी है यहाँ से आता है, उसे पहुंचने में क्या लगता है, छूने से पहले बिल्कुल टच हो रहा है पानी पे स्टोन, उसे 2 सेकेंड लगते हैं। टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर, कैलकुलेट द हाइट, हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। अब ये देखिए जी किस तरफ लग रहा है, ऊपर से नीचे लग रहा है, मतलब अर्थ की डायरेक्शन में लग रहा है, अर्थ की डायरेक्शन में लग रहा है, तो जी क्या होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। जी किसमें है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टाइम 2 सेकेंड, हाइट निकालनी है, तो हम क्या लेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यहाँ पे फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी के लिए। तो एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 19.6 आएगा। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी कराता हूँ मैं, ये उल्टा है उसका। ये क्या है, मैंने बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपार्ट, अब जो ऊपर फेंकी है बॉल को हमने,
किस हाइट पे? 19.6 मीटर की हाइट पे। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। भाई फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, आपको मालूम है ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ पे ऊपर जब पहुंचेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी पूछिए इनने हमसे। एंड द टाइम टेकन बाय इट राइज द हाईएस्ट पॉइंट, और कितना टाइम लगा इसे ऊपर पहुंचने में, मतलब सबसे ज्यादा ऊपर पहुंचने में, जहाँ वेलोसिटी आगे जीरो हो जाती है। हाईएस्ट पॉइंट तभी तो जहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 9.8। अब ये अर्थ की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अर्थ के डायरेक्शन ये नीचे खींचना चाहती है, अर्थ क्या चाहती है? इसको नीचे खींचना चाहती है। जे किस तरफ आ रहा है? ऊपर। जब बॉडी ऊपर जाना चाहती है और अर्थ अपोजिट डायरेक्शन में खींचता तो माइनस का साइन लगता, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एच निकालेंगे, मतलब एच तो हमें दे रखा है, हम यहाँ से क्या निकालेंगे? यू निकालेंगे। यू आया 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये हमने क्या लगाया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या लगा लेंगे? इसका टाइम। बस सब कैलकुलेट। ये आप खुद करना है यार, इजी है, नोट कर लीजिए। इसका आंसर मैं आपको दिखा दूंगा, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा समय देता हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ यार। तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए दिखाता हूँ मैं इसका आंसर भी। ये यहाँ पे आसान सा है, एक थ्रोन ऊपर की तरफ फेंका है, स्पीड इतनी स्पीड से फेंका, मैंने इनिशियल स्पीड दे रखी है, फाइनल स्पीड आप जीरो हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में तो जी माइनस में आएगा, हाइट निकाल लेंगे। बस बस यही था इसमें। अब मास, मास तो हम सब जानते हैं। मास और वेट के बारे में आपको क्या बताऊँ मैं। द मास ऑफ ए बॉडी इज क्वांटिटी, इसमें डिफरेंस भी लिखे हैं मैंने, डिफरेंस मैंने लिखे नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। द मास ऑफ ए बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी होती है इतना भारी है। कंटेन इट मास स्केलर क्वांटिटी, मास क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में रख लो इसे क्या सेम ही रहता है। ऐसा ही यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, किलोग्राम होती है इसकी ऐसे यूनिट। द मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो, और इसका मास यहाँ कभी भी जीरो नहीं हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो उसका मास कभी भी क्या होगा? जीरो नहीं होगा, कहीं भी जीरो नहीं होगा कभी भी। सही है, तो ऐसा हो सकता है। तो द मास ऑफ ए बॉडी कैन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड चेंज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसे कहीं भी ले आओ, ये हर जगह क्या रहेगा? सेम। अगर आप यहाँ पे हो, आप पे 10 kg का एक वो है डंबल, आप क्या चले आओ दूसरी जगह पे चले आओ, मतलब मून पे चले आओ, तो मून की जगह पे क्या होगा? इसका 10 kg होगा, होगा नहीं होगा? बस। पर वेट में अंतर होता है, क्योंकि वेट में क्या लगता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब मास इंटू ग्रेविटी। वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो वही सब वेट में उल्टा होता है कि वेट जीरो भी हो सकता है, वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रेविटी होती है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ मून इन 1/6 द, वही आप तो पढ़ चुके हो, ये सब ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हो। ये आप देख लीजिए, डेरिवेशन ऐसे ऐसे कर करा मैंने। पहले मैंने यहाँ पे रेडियस की वो वेट ले लिया, वेट वेट ऑफ फोर्स एक ही होता है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी होता है। सही है, तो ये सब आ गया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में मजा आ रहा है। तो मास ऑफ ए बॉडी इज 5 kg, मास दे रखा है, व्हाट इज वेट? तो वेट क्या लगाएंगे? वेट इज टू मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी से हम क्या लगा लेंगे? इसका वेट। सही है, फिर व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 49 न्यूटन, इसका हमें क्या दे रखा है? वेट दे रखा है, इसका यूनिट ही वही होती है, फोर्स की यूनिट होती है। तो इसका वेट जो है वो फोर्स के इक्वल हो गया, मतलब फोर्स जो होता है 49 यूनिट, मतलब न्यूटन जो उसकी यूनिट होती है फोर्स की, वही वेट की यूनिट होगी। है, क्योंकि मास इंटू ग्रेविटी है। तो 5 kg इसका क्या आएगा? वेट, क्योंकि 49 9.8, इसको डिवाइड लेंगे तो इसके बारे में 5 बार आता, कट जाएगा, 5 kg आ जाएगा। ये आप खुद करना, ईजी है, ईजी क्वेश्चन में आते हैं ये सब क्वेश्चन ईजी। अगर आप ये कर लेंगे तो मैं आपको इसका आंसर यार कमेंट में जरूर देना, इसको मैं दिखाऊंगा नहीं, आप कमेंट में देना, आप देख लीजिए। फिर भी आप पे भाई बहुत से बच्चों पे नहीं होता, मैं कमेंट हर किसी कमेंट का आंसर भी नहीं दे सकता, तो आप इसको देख लीजिए, ईजी लगेगा आपको। अगर आपको नहीं आ रहा है, वैसे कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है वेट ऑफ 600 न्यूटन, हमें वेट दे रखा है उसका, ये 600 न्यूटन मैन का। व्हाट इज द हिज मास, इसका मास कितना होगा? तो ग्रेविटी पता होती है, टेक ने ग्रेविटी दे रखी 10 मीटर पर सेकेंड, पहले इसकी क्या लगा लो? ग्रेविटी, मतलब मास निकाल लो, तो कितना आएगा? 60 kg आएगा इसका मास। इफ वेयर इज टेकन अ मून, अभी मून पे चला गया, इसका वेट जो है 100 न्यूटन हो गया। व्हाट इज द हिज मास, अब इसका मास कितना होगा भाई? अब इसका वेट 100 kg हो गया, 100 न्यूटन हो गया, तो अब इसका बताइए मास कितना होगा? आप ये कह सकते हैं कि मास तो भाई हर जगह कॉन्स्टेंट होता है,
जितना मास भैया इसका यहाँ पे होगा उतना ही मास भैया इसका यहाँ पे होगा। भाई मास पूछेगा ना कोई आपसे, या कहीं भी पूछ ले, आप मून पे पूछ ले, सन पे पूछ ले, सन पे कोई जा नहीं सकता, जा उस पर पूछ ले, वीनस पे है या, वीनस पे कोई नहीं आ सकता, हॉटेस्ट प्लेनेट है, खूब सारी रेडिएशन निकलती है उससे। तो ये, तो मून पे चले गए, तो मून पे क्या, मार्स पे चले गए, मार्स पे आ गए तो मास भी उतना ही रहेगा, मास उतना ही रहता है या, मास में कोई चेंज नहीं होता। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मून, मून पे कितनी ग्रेविटी होगी, 1/6 होगी, तो इसका 1/6 कर लो। तो हमें वेट दे रखा है, ये दे रखा है मास, मास ऑफ मून, मास ऑफ वेट ऑफ मून, तो ग्रेविटी निकाल लेंगे यहाँ से, वेट वही इतना ही 1.63, 1/6, ठीक है, तो आप ऐसे करके निकाल ली। बस यार आज के टॉपिक में इतना ही, आज के लिए इतना ही दे रहा हूँ मैं यार। और अगर आपको अच्छा लगा, और मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, अरे या फिर कट गया, PDF कट जाती है यार। क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन घर से करके लाइएगा, क्वेश्चन करके लाइएगा घर से। तो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, कहाँ पे दिए हैं क्वेश्चंस, और मैंने डिफरेंस दिए हैं, मास और ग्रेविटी वेट में अंतर क्या होता है, डिफरेंस ही नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत आता है क्वेश्चन ये भी पेपर में। ये देखिए ऊपर से बॉडी फैक्टर रुकती है एक जगह, ये मैंने आपको फोटो मतलब पिक्चर में नहीं दिखाया था, बट मैं आपको समझा दिया तो आपको समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चन है मैंने इससे नोट किए हैं। और ये वेट नापने की वो है, से हम पता कर सकते हैं कितना वेट है, ये बताया था कितना वेट है, या आपके केमिस्ट्री लैब फिजिक्स लैब में रखा हुआ है, इसको वेट नापने के लिए यूज़ किया सकता है, करते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए जी एस्ट्रोनॉट है, तो इसका देखिए यहाँ पे क्या, मास जो है सेम है पर इसके वेट है वेटलेस, देखिएगा वेटलेस, एन एस्ट्रोनॉट इज वेटलेस ऑर्बिट नियर द स्पेसक्राफ्ट द इंटरप्लेनेटरी स्पेस, द स्पेस विद द ग्रेविटी इज जीरो, ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी कितनी है, जीरो होती है स्पेस में, हम जानते हैं स्पेस में ग्रेविटी कितनी, जीरो होती है। ये देखिए 1/6 वाला आ गया, ये सब हो गया, देखिए कितना बड़ा बड़ा दिया, मैंने आपको छोटे में करके दिखाया। ये देखिए यार, ये डिफरेंस है, डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, इजी डिफरेंस जो मैंने आपको बताया वही डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये है क्वेश्चंस के आप आंसर मेरे को या कमेंट में जरूर दिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये पहले ये क्वेश्चन नोट करिएगा, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये ले लिए, ये देखिए यहाँ पे ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, ये 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 और ये, तो ये करनी है, ज़्यादा नहीं करना ना, या क्वेश्चन तो बहुत है यार ये, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो समझिए ग्रेविटेशनल चैप्टर समझ में आ गया पूरा आपको, मतलब ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया। थैंक यू यार, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो यार इसको लाइक कीजिएगा, मैं आराम आपको ऐसे और अमेजिंग वीडियो लाता रहूँगा। ओके चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, चलिए।